Hello, welcome to my channel Chemica Chemistry Classes. Today we are going to discuss calorimetry. Calorimetry is the science of measuring the amount of heat released or absorbed during chemical reaction or physical changes, and this device is called the calorimeters. So in this प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, और उसको हम इमर्स करते हैं एक लिक्विड में जिसकी वॉल्यूम और जिसकी हीट कैपेसिटी हमें पता होती है, और उसको हम उसको मेजरमेंट हम लेते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसको वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम मेजर करते हैं. तो मेजरमेंट्स होती है टू डिफरेंट कंडीशन में कैलोरीमेट्री की. दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब हमारा इसकी टू कंडीशंस में होती है. फर्स्ट कंडीशन होती है जब हमारे पास क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सेकंड एट कांस्टेंट प्रेशर. ये दो कंडीशंस होती है. सो फर्स्ट इज डेल्टा यू मेजरमेंट. डेल्टा यू मेजरमेंट, राइट. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है. डेल्टा यू मेजरमेंट में कि केमिकल रिएक्शन है. डेल्टा यू मेजरमेंट में हम वॉल्यूम हमारी क्या है कांस्टेंट, राइट. सो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हमने इमर्स्ड किया हुआ है बॉब कैलोरीमीटर. व्हाट इज बॉब कैलोरीमीटर? दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉब कैलोरीमीटर. इसमें क्या होता है, ये एक प्रीशियस टेक्निक है जिसमें हम यूज़ करते हैं हीट ऑफ कंबशन, मतलब डेल्टा यू को कैलकुलेट करने के लिए एक सॉलिड में या लिक्विड में. मतलब ये सैंपल्स हमारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसको हम बर्न करते हैं, इसलिए स्ट्रांगली बर्न करते हैं एक स्टील के कंटेनर में जो बिल्कुल सील्ड होता है, उसको हम बोलते हैं बॉब, और वो कंटेनर सराउंडेड होता है वाटर से, राइट. सो मेन प्रिंसिपल है इस प्रोसेस का कि हम एक सैंपल लेते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं एक स्टील बॉब में जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है लेकिन एट हाई प्रेशर. फिर जो सैंपल है उसमें इलेक्ट्रिकल हीट फ्यूजन वायर डालते हैं, उसकी कंबशन होती है, उसे हीट निकलती है जो कि वाटर उसको सराउंड करता है. लेकिन जो टेम्परेचर राइज होता है इसमें वाटर में, उसको हम मेजर करते हैं और उसी से हम हीट रिलीज को काउंट करते हैं, राइट. सो इन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इसमें एक स्टील का वेसल है जिसको हमने वाटर बाथ में रखा हुआ है. जैसे एक स्टील का वेसल है, इसको हमने वाटर में रखा हुआ है, राइट, ताकि जो हीट है वो लॉस्ट ना हो सराउंडिंग में, ताकि इसको जो ये स्टील का वेसल है एकदम सील्ड है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता. जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उसको बर्न करते हैं हम, डाइऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं स्टील बॉब के अंदर ही, राइट. सो जो हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन उसको हम ट्रांसफर करते हैं टू वाटर. लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट. वॉल्यूम हमारी क्या है कांस्टेंट, राइट. और जो हमारा कैलोरीमीटर होता है वो भी सील्ड होता है, तो मतलब वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा. अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो जो एनर्जी चेंज होगी रिएक्शन की उसको हम मेजर करेंगे. जो हम एनर्जी चेंज भी मेजर करेंगे वो भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा. अगर इस कंडीशंस के अंदर वर्क डन भी नहीं होगा, वर्क डन भी हमारा जीरो आएगा कि वॉल्यूम भी हमारी कांस्टेंट है. तो रिएक्शन को एक कांस्टेंट वॉल्यूम में चलाने को ही बॉब कैलोरीमीटर के अंदर यूज करते हैं. इस रिएक्शन में इवन फॉर रिएक्शंस जिसमें गैसेस होते हैं देयर इज नो वर्क डन. वर्क डन भी नहीं होगा क्योंकि डेल्टा वी ही हमारा जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन नहीं होगा. फिर जो इसके टेम्परेचर चेंजेस होंगे कैलोरीमेट्री में जो प्रोड्यूस होगा, उसको हमने जो कल हीट कैपेसिटी की इक्वेशन बनाई थी उसको हम उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे. दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू M डेल्टा T, या हम इसको C डेल्टा T. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q को QV से, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में रिप्रेजेंट हो रहा है. नेक्स्ट हमारा है डेल्टा H मेजरमेंट, राइट. सो इसमें क्या होगा, ये पहले तो हमने एक बॉम्ब रिएक्शन पढ़ ले. अब इस कैलोरीमेट्री में क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा. उसमें हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट थी, इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, राइट. तो इसमें क्या होता है, इसमें मेजर क्या करते हैं, हीट फ्लो को मेजर करते हैं. केमिकल रिएक्शन में से फिजिकल चेंजेस होते हैं लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है. इससे हम डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को ही डिटरमिन करते हैं. इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि वहाँ हमारा डेल्टा H था
क्यू वी, अब यहाँ हमारा डेल्टा एच होगा क्यू पी, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी रिएक्शन होगी। एज यू कैन सी इसका ओपन, जैसे उसमें सील्ड में था, इसका ओपन एक कप में है, थर्मामीटर डाला, रिएक्शन मिक्सचर डाला है। बहुत सिंपल, बस हम इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं, बाकी हम कोई सील कुछ भी नहीं कर रहे इस रिएक्शन में। और इसमें क्या होगा, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी क्यूपी पे, दैट इज परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर एच से, राइट। डेल्टा आर एच से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एज यू ऑल नो, हीट इज इवॉल्व्ड एंड सिस्टम लूजेस हीट टू द सराउंडिंग। उसमें हम एक सील्ड में कर रहे थे बॉब कैलोरीमीटर में, तो हीट लॉस्ट नहीं हो रही थी सराउंडिंग में, इसमें हीट लॉस्ट होगी सराउंडिंग में। सो क्यू पी इज, सो जो हमारा यहाँ क्यू पी आएगा दैट इज नेगेटिव आएगा। डेल्टा आर एच भी, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ओपन में हो रहा है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है और क्यू पी भी पॉजिटिव आता है, डेल्टा आर एच भी पॉजिटिव होता है। So this is just about the calorimetry for measuring heat changes, but heat changes at atmospheric pressure, या हम बोल सकते हैं constant pressure पे हो रही है। So this is all about calorimetry, but as you all know कि in open this setup हमने क्या किया, heat measure किया at constant pressure पे, जिसको हम डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करेंगे। टिपिकली कंडक्टेड, ये एक ओपन और पार्शली ओपन सिस्टम में इसको हम मतलब कंडक्ट करते हैं। बट इसकी जो हम प्रेशर कांस्टेंट की एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे को मेजर करने के लिए, सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं उसको मेजर करना है, फेस चेंज करना है उसको मेजर करना है, और डायरेक्टली रेलिवेंट फॉर एक्वस और बायोलॉजिकल reactions under lab condition. So constant pressure calorimetry is essential for determining the enthalpy changes in chemistry. और सपोर्टिंग टॉपिक्स है एक थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी चेंज एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो हम उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कि इस हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, राइट। सो जो एंथैल्पी चेंज होती है, जिसमें क्या होता है, कंपनी करेगी एंथैल्पी चेंज को एक रिएक्शन के साथ साथ, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। जो एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर एच से, राइट। सो इससे रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारी एंथैल्पी चेंज होती है। सो अगर हम बात करें कि डेल्टा आर एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम इस हिसाब से भी रिप्रेजेंट करेंगे। और ये साइन है, दैट इज अ साइन ऑफ सिग्मा। सिग्मा हम यूज़ करते हैं समेशन के लिए। अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सिग्मा ए आई एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बी आई रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम इस हिसाब से भी शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, जैसे कि CH4 plus O2 converted into CO2 and water, right? So in this delta RH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एंथैल्पी चेंज हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम पहले सिग्मा के फॉर्म में हमने लिखा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बाकी हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि HM, अब यहाँ हम सब प्रोडक्ट ले लेंगे, CO2 plus water, HM माइनस रिएक्टेंट, राइट। सो इसको हम इस हिसाब से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जो HM है, HM इज द मोलर एंथैल्पी। सो एंथैल्पी चेंज इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी, मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। जब हम प्लान कर रहे हैं कि हमें हीटिंग करनी है या कूलिंग करनी है, तो हमें एक जो मेंटेन एक रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन होती है कि उसका एक टेम्परेचर हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है, और ये ऑल्सो रिक्वायर होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर, जब वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, राइट। नेक्स्ट इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंडीशन पे, कि किस कंडीशन पे रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, कि क्या कंडीशन है जिस पे हम रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस जो है वो एक स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। मतलब हर एक जो
हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड स्टेट होता है. तो जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करेंगे तो वो सब्सटेंस अपने उस स्टैंडर्ड स्टेट पे होना चाहिए. तो द स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है सब्सटेंस की, वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ही अपने एक प्योर फॉर्म में आता है एट 1 बार. तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, राइट. इथेनॉल जो है वो एट 298 केल्विन वो प्योर लिक्विड इथेनॉल होता है एट 1 बार. और एक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन जो होता है वो 500 केल्विन पे प्योर फॉर्म में होता है 1 बार. लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बताते हैं दैट इज डेल्टा एच, राइट, तो हम उसके ऊपर एक सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं जिससे शो होता है कि ये उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, उसका एक प्योर लिक्विड बनने का या प्योर स्टेट का ये हमारा टेम्परेचर है. वैसे फॉर रेफरेंस 298 केल्विन पे ही हम उसकी रीडिंग को नोट करते हैं, राइट. सो नेक्स्ट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. जब फेज की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उस पर क्या एंथैल्पी चेंज होता है. फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसमें भी एनर्जी चाहिए. जैसे आइस है, अगर उसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे तो मेल्ट हो जाएगी. नॉर्मली जब मेल्टिंग होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिस फेज पे वो अपना एक फेज चेंज करता है, जिस टेम्परेचर पे वो अपना एक फेज चेंज करता है, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है. जैसे कि हम बात करते हैं वाटर है, राइट, H2O, सॉलिड से हम H2O लिक्विड में जा रहे हैं तो डेल्टा FUS मतलब फ्यूजन क्या होगा, 6 kilojoules mole minus 1, right. So here delta F fusion H और इसके ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन स्टैंडर्ड स्टेट. ये इसके स्टैंडर्ड स्टेट पे इनकी फ्यूजन की एंथैल्पी है. लेकिन जब वाटर को फ्रीज करेंगे जब प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जो उसके आसपास होती है. सो द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ, जब हम उसको मेल्ट कर रहे हैं एक सॉलिड सब्सटेंस को उसके स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वो बोल सकते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट. सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पता लग गया कि हम मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सबमिलेशन कुछ भी कोई भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग विद चेंज इन एंथैल्पी, राइट. सो enthalpy of fusion is the heat required to melt 1 mole of a solid at its melting point under standard condition, मतलब under 1 atmosphere pressure. जैसे हमने बात की एग्जाम्पल लिया कि मेल्टिंग आइस में एनर्जी चाहिए सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल्स को टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट. सो मेल्टिंग जो हुई है, मेल्टिंग क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जितनी भी एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन होती है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है. ऐसे वाटर को हीट चाहिए वेपराइज होने के लिए, राइट. अगर वाटर को हीट चाहिए वेपराइज के, लेकिन वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसके एक बॉइलिंग का एक कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा तभी उसको हीट मिलेगी. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमने वाटर सॉलिड की बात की कि अब वाटर हमारा लिक्विड है, अब हमने वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है, राइट. सो वो भी क्या होगा, वेपराइजेशन H सुपरस्क्रिप्ट is equal to positive 40.79 kilojoule mole, right. So the enthalpy of vaporization measures the energy needed to convert 1 mole of liquid into gas at its boiling point under standard condition. जैसे for water ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा. मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एनर्जी चाहिए to escape liquid intermolecular interaction become vapor. So the amount of heat required for phase change and temperature stays constant during vaporization also, right. So sublimation में क्या होता है, एक डायरेक्ट कन्वर्जन होती है सॉलिड इनटू वेपर, कि हम सॉलिड से एकदम से उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस है, वो उसकी सबमिलेशन होती है 195 केल्विन पे. तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने फ्यूजन लिखा या वेपराइजेशन लिखा तो सबमिलेशन बाय H, इससे भी सुपरस्क्रिप्ट आती है जैसे 25.2 किलो जूल्स पर मोल,
नेप्थलीन का थोड़ा अलग होता है. सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सबमिलेशन, जिसको हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस sublimes at constant temperature under standard pressure. स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 bar. ठीक है, हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसपे वो एंथैल्पी चेंज करे, दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर टेम्परेचर. सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वहाँ ये अपना रोल प्ले करती है. जो मैग्नीट्यूड होता है एंथैल्पी चेंज का, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूल, क्योंकि आपस में उनकी इंटरेक्शन कैसी है सब्सटेंस की, वो भी मैटर करता है जब उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जैसे हम बात करते हैं वाटर की, राइट, तो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसको बहुत टाइटली होल्ड करते हैं लिक्विड फेस में. जैसे कि ऑर्गेनिक लिक्विड है, जैसे एसीटोन है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, वो थोड़ी वीक होती है. तो वो डिपेंड करते हैं कि इनके आपस की इंटरेक्शन कैसी है. अगर सब्सटेंस विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा तो उसके लिए हीट ज़्यादा लगेगी फेस को चेंज करने में, और वो क्या होगा, हाइगर एंथैल्पीज की वैल्यू आएगी. लेकिन अगर वीकर फोर्सेस हैं, मीन्स की लेस एनर्जी नीड होती है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट में, और चेंज फेस भी इजीली चेंज हो जाएगा अगर मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फेसेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो आपस में वीक होती है. दैट मीन्स फेस चेंज जब हम मेल्टिंग कर रहे हैं, जब फ्यूजन कर रहे हैं, जैसे इस फ्यूजन के टाइम तो एंडोथर्मिक होती है. जब हम वेपराइजेशन कर रहे हैं तो भी एंडोथर्मिक है, और जब सबमिलेशन कर रहे हैं तो भी एंडोथर्मिक है. सो ड्यूरिंग एवरी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हीट इज अब्सॉर्ब टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एंड द रिक्वायर्ड हीट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द मटेरियल with enthalpies chain that serving as a measure of this energy input for each specific transition. Thank you.